हे गाइस, वेलकम बैक टू इसको નામ દુઆ ચેનલ। આપ सबको मेरी तरफ से नमस्कार एंड आप सबका स्वागत है। તમારા બધાનું સ્વાગત છે અને मंडळी तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे माझ्या अजून एक नवीन व्हिडिओमध्ये। आज मैं आप लोगों के लिए कैसा धमाकेदार ज़बरदस्त एंड फुल्ली लोडेड एआई वीडियो लेके आ चुका हूँ कि आप बोलोगे भाई थैंक यू गौरव भाई। आपकी वजह से ना एटलीस्ट हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि एआई के पीछे की वर्किंग क्या होती है, एटलीस्ट एआई काम कैसे करते हैं आप बोल तो पाओगे किसी और को, किसी ने आपको पूछा तो। मतलब आप तो ये भाई सोच ही रहे होंगे कि भाई एआई का वीडियो तो देखा है भाई, पर नया क्या है। हर कोई एआई के वीडियोस डाल रहा है आजकल, स्टार्टअप वालों से लेके बिजनेस वालों तक एआई एजेंट्स बना रहे, ऑटोमेट करके दिखा रहे कि हाँ भाई हमने ऐसा एआई एजेंट बनाया है। अभी कोई भी बंदा हो जो चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट भी लिख सकेगा कि भाई हमें ये मेरा क्वेश्चन है, आप इसका आंसर मेरे को दो, चैट जीपीटी के आंसर दे देगा। अब आधों का कैसा है कि भाई काम हो रहा है ना, जान दो, कुछ नहीं देखना पीछे की वर्किंग है। बट आधों का कैसा है कि भाई उनको एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि हाँ भाई हम लोग ऐसा प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं, बट उसके रिलेटेड आंसर कैसे मिल रहा है, उसके पीछे की बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है ना, वो जानना है उनको। तो भाई टेंशन मत लो, मैं आया हूँ बताने के लिए, है ना। तो आज हम सिर्फ एआई के बारे में नहीं, उसके अंदर के असली सुपर हीरो से भी मिलने वाले हैं। अब एवेंजर्स में कैसे हो गए, आयरन मैन हो गया, हल्क हो गया, कैप्टन अमेरिका हो गया भाई, वो एवेंजर्स के सुपर हीरो भाई फेवरेट है भाई मार्वल, है ना। बट इधर हम एआई के असली सुपर हीरो से भी मिलने वाले हैं, उसके अंदर के जो सुपर हीरो हैं उनसे। तो सबसे पहला नाम आता है, टोटल 8 मॉडल्स के बारे में बताऊंगा मैं आपको, है ना। तो उनमें से सबसे पहला आता है एलएलएम, दूसरा आता है एलसीएम, तीसरा आता है एसएलएम, चौथा आता है वीएलएम, पांचवा आता है एमएलएम, छठा आता है एलएएम, सातवां आता है एसएएम और आठवां आता है एमओई। भाई वो गाना सुना है आपने, सरसराट फरफराट थरथराट सेम उसी की तरह साउंड करता है। देखो मैं गा के सुनाता हूँ, देखो जैसे कि एलएलएम, एसएलएम, एलसीएम, वीएलएम, एमएलएम, एलएएम, एसएएम और एमओई एग्जैक्ट साउंड करता है ना। अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, पर भाई आपका भाई बैठा है ना भाई, सब आसान बना देगा आप लोगों के लिए, है ना। अब एआई सिर्फ रोबोटिक्स तक नहीं है, पहली बात तो कि एआई है ना अब सिर्फ रोबोटिक्स का टॉपिक नहीं है, एआई हर जगह है। व्हाट्सअप के ऑटो रिप्लाई से लेके आपके कैमरा फिल्टर्स तक। लेकिन हर एआई मॉडल, जो भी अलग अलग एआई के मॉडल्स है, वो अलग अलग काम के लिए होता है। जैसे हर सुपर हीरो हो गया, जैसे कि आयरन मैन हो गया, वो भाई क्या है, उसका क्या, वो गैजेट्स का किंग है। हल्क कम बोलता है पर जोर से मारता है। वैसे ही एआई के मॉडल्स भी अलग अलग काम करते हैं, मतलब उनका अलग अलग एक स्पेशलिस्ट होता है हर एक मॉडल के बारे में, है ना। तो अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो या फिर कोई टेक एंथुसियास्टिस्ट मतलब टेक एंथुसियासिस्ट हो, भाई प्रोनाउंसिएशन इतनी नहीं है भाई, हाँ, स्टूडेंट हो या सिर्फ एआई को समझना चाहते हो, ये वीडियो आपके लिए गोल्ड माइन होने वाला है। हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे हर एक मॉडल का काम, उसकी वर्किंग रियल एग्जांपल्स के साथ। और थोड़ा कॉमेडी भी डालेंगे ना इसके अंदर, क्योंकि क्या है, बिना हंसी के टैग थोड़ा बोरिंग लगता है ना। आजकल लोगों को क्या है भाई, जो हंसाता है, जो अलग अलग डोरी चाय वाला हो गया भाई, बहुत सारे ऐसे हो गए जो ठुमके लगा के भी फेमस हो गए। टैग में लोगों को इतना इंटरेस्ट है नहीं, तो क्या हम लोग थोड़ी सी ना कॉमेडी भी इसके अंदर इंक्लूड करेंगे, ठीक है, टैग बोरिंग ना हो आपके लिए समझने के लिए, है ना। और हाँ, एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि हम सिर्फ मॉडल्स नहीं बताएंगे, उनका मैजिक भी समझेंगे। अट्रैक्ट करने के लिए बोल रहा हूँ लाइन से ऐसे समझ लेना। और ट्रस्ट मी, जब आप वीडियो एंड तक पहुँचोगे ना भाई, तो आप भी एआई के छोटे छोटे मॉड्यूल्स पे टेड टॉक्स होते हैं, टेड टॉक्स दे पाओगे। आप अपने दोस्तों के पास जाके बोलोगे भाई, ऐसे बोलना भाई, भाई हाँ भाई चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, उसके पीछे की वर्किंग बता चल मेरे को। वो बता नहीं पाएगा, आप बोल देना बिंदास कि भाई गौरव भाई से सीख के आया हूँ मैं ये सब, है ना। तो भाई देखो, शुरू करते हैं, है ना। इन शॉर्ट, अपनी सीट बेल्ट बांध लो, दिमाग के वायर्स टाइट कर दो और एआई की साइंस फिक्शन की जर्नी में मेरे साथ फ्लाई करो। लेट्स गो। एक मतलब जो भी मैं अभी आपको वर्कफ्लो समझाने वाला हूँ ना गाइस, उसके लिए ना मैंने अलग से एक डैशबोर्ड बनाया। उस डैशबोर्ड में क्या है कि आपको इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशन के साथ आपको वर्कफ्लोज देखने को मिलेंगे इन एआई मॉडल्स के बारे में। बता क्या रहा हूँ, सीधा दिखाई देता हूँ, देखो। आप जैसे ये लिंक पेस्ट करोगे ना, आप आ जाओगे सीधा मेरे एआई मॉडल डैशबोर्ड के पास। इसके अंदर क्या है कि आपको इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशंस ऑफ एआई मॉडल आर्किटेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। अब टोटल मैं आपको 8 मॉडल समझाने वाला हूँ, है ना। एलएलएम, एलसीएम, ये सब। अब इसमें ना 8 बटन है। जिस भी मॉडल को आपको चाहे, मतलब आपको देखना है, विजुअलाइजेशन देखना है, सपोज कि एलसीएम देखना हो, तो उस बटन पे आप क्लिक कर दोगे, तो एलसीएम का जो भी वर्कफ्लो है ना, वो आपको नीचे देखने को मिलेगा। अब भाई वर्कफ्लो के लिए मैंने अलग से डैशबोर्ड क्यों बनाया भाई, मैंने इतनी मेहनत नहीं की है कि पीछे का कोड वोड ये सब करूँ भाई। सिंपल सा एक प्रॉम्प्ट लिखा है, उस प्रॉम्प्ट मतलब एआई ने जनरेट करके दे दिया। 5 मिनट भी नहीं लगे मेरे को बनाने में, है ना, इन शॉर्ट। बट डैशबोर्ड क्यों बनाया, मेन चीज़ क्या है कि देखो, अगर किसी को वापस से वो देखना हो कि एलएलएम का वर्कफ्लो क्या है,
है ना, कि ये नोड के बाद कौन सा नोड आता है, तो क्या वो वापस से मेरे वीडियो पे तो आएगा नहीं, वो उस सेक्शन पे वापस जाएगा नहीं। आप तो इतना रिटर्न तो आओगे नहीं मेरे पास, है ना। इसीलिए तो मैंने क्या किया कि एक लिंक ही बना दिया है सीधा, कि आप उस लिंक को, आप किधर भी बैठो ना, लिंक को सिर्फ एक बार एंटर कर दो गूगल पे जाके, आप सीधा मॉडल डैशबोर्ड पे आ जाओगे, जो भी मॉडल का आपको वर्कफ्लोज देखने हैं, आप सीधा उस बटन को दबा दो एंड आप देख पाओगे, है ना। बार बार आपको मेरे वीडियो पे आके देखने की जरूरत है नहीं। तो आप लेट्स स्टार्ट विथ एलएलएम मॉडल गाइस, है ना। अब एलएलएम मॉडल का फुल फॉर्म क्या है भाई? लार्ज लैंग्वेज मॉडल। अब एलएलएम मॉडल काम क्या करता है भाई? ये एक ऐसा एआई मॉडल है ना भाई, जो दुनिया के हर कोने में यूज हो रहा है। चाहे आप चैट जीपीटी से बात कर रहे हो, गूगल से पूछ रहे हो, या किसी ईमेल के लिए स्मार्ट रिप्लाई लिख रहे हो, ये सब कुछ हो रहा है एलएलएम यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल की वजह से। अब एलएलएम होता क्या है भाई, है ना। ये एक ऐसे आई सिस्टम है जो लैंग्वेज यानी कि मतलब बोलचाल, लिखावट या कम्युनिकेशन जो कुछ भी हो, उसको समझने और जनरेट करने में एक्सपर्ट होता है भाई। इन सिंपल टर्म्स में हमको बताओ कि अगर आप किसी एआई से बात कर रहे हो, कुछ लिखवा रहे हो या कोड जनरेट करा रहे हो, चांसेस हाई है कि वो एआई मॉडल एलएलएम ही है ना। अब एलएलएम की जरूरत क्यों आन पड़ी? ट्रेडिशनल एनएलपी मॉडल्स भी तो थे पहले, बट केस क्या था कि ट्रेडिशनल एनएलपी मॉडल्स ना कंटेक्स्ट ज़्यादा डीप में समझ नहीं पाते थे, बट एलएलएम ने ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दिया। एलएलएम में कंटेक्स्ट जो भी है ना उसका, सेंटेंस के इनपुट्स का, वो ज़्यादा डीप में समझ पाता है इन शॉर्ट, इसलिए अलग मतलब इसकी जरूरत थी एलएलएम की इन शॉर्ट, इसी वजह से। अब एलएलएम काम कैसे करता है इसका मैं आपको वक्त समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले ना आता है अपना इनपुट। अब इनपुट में कैसा था कि आप एक सपोज की एग्जांपल लो, चैट जीपीटी को आपने इनपुट दे दिया कि एक्सप्लेन मशीन लर्निंग इन सिंपल टर्म्स। मैंने ये इनपुट दिया कि एक्सप्लेन मशीन लर्निंग इन सिंपल टर्म्स। अब क्या होगा कि वो इनपुट जो भी है ना, वो जाके नेक्स्ट मतलब आप तो अब लोगों का क्या है कि सिर्फ इनपुट देंगे, है ना, उसके पीछे की अंडरस्टैंडिंग क्या है कि वो चैट जीपीटी पीछे से काम कैसे करता है, वो क्या सर्च करता है, कि कैसे रिप्लाईज बाहर आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, है ना, उसके रिलेटेड ही रिप्लाईज कैसे आ रहे हैं, वो सब आपको पता था। से हाँ, हमने क्या इनपुट दिया था, कि एक्सप्लेन मशीन लर्निंग इन सिंपल टर्म्स, है ना। उसके बाद ये इनपुट जाता है टोकनाइजेशन, जो कि अपना सेकंड प्रोसेस है। अब टोकनाइजेशन में क्या होता है, कि हम ना उस इनपुट को ना एक सिंगल यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, उसको हम टोकन्स बोलते हैं। अब जैसे कि मैंने लिखा था इनपुट में कि एक्सप्लेन मशीन लर्निंग इन सिंपल टर्म्स, तो एक्सप्लेन एक अलग टोकन हो गया, है ना, मशीन एक अलग टोकन हो गया, लर्निंग एक अलग टोकन हो गया, इन एक अलग टोकन हो गया, मतलब ऐसे सिंगल यूनिट्स में आप उसको डिवाइड करते हैं, तो वो टोकनाइज में कर देते हैं, मतलब टोकनाइजेशन एक प्रोसेस ही है। अब टोकनाइजेशन के बाद आता है अपना एम्बेडिंग की प्रोसेस। अब हर टोकन को ना मतलब इन जो जितने भी टोकन टोकनाइजेशन प्रोसेस में क्रिएट है ना, उसको हम ये जो एम्बेडिंग प्रोसेस है ना, वो न्यूमेरिकल फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट कर देता है, जिसे हम वेक्टर कहते हैं इन शॉर्ट में। अब वेक्टर है क्योंकि वेक्टर्स ना इन टोकन्स को ना मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर देता है, मतलब ऐसे मैथमेटिकली मीनिंग दे देता है उन टोकन्स को, जिससे एआई सिमेंटिक्स हम समझ सके। उसके बाद आता है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर ये भाई ना मेन इंजन है भाई एलएलएम का। अब कार के मेन इंजन कैसे होते हैं भाई? V12 हो गया, V8 हो गया, इतने ये इंजन होते हैं, तो एलएलएम का ना ये मेन इंजन है। अब ट्रांसफॉर्मर का क्या है कि भाई ये आर्किटेक्चर मतलब इन शॉर्ट ना, अब मैं एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ जैसे, तो आपको ऐसा डिटेल में समझ आए कि देखो, द डॉग डिडंट बार्क बिकॉज इट वॉज टायर्ड, है ना। अब कि भाई उसको कैसे पता चलेगा कि ईट क्या है ना। तो भाई ट्रांसफॉर्मर ये समझ लेता है कि वो ईट ही डॉग है ना। एग्जाम्पल के एग्जाम्पल में बताया ना मैंने कि वो ईट कौन है, तो ट्रांसफॉर्मर वो कंटेक्ट समझ ही लेता है कि हाँ ये ईट डॉग है। तो भाई ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर जो होते हैं ना, वो अटेंशन मैकेनिज्म का यूज करता है, जिससे मॉडल हर वर्ड के रिलेशन को पूरी सेंटेंस के कंटेक्स्ट में समझ सकता है इन शॉर्ट। इसलिए वो समझ जाता है इन शॉर्ट, इसलिए तो उसको बोलते हैं कि भाई वो मेन इंजीनियर ब्रेन है ना, कि ट्रांसफॉर्मर भी भाई समझ सकता है कि ईट कौन है, यानी कि वो डॉग है ना। उसके बाद आता है अपना प्री ट्रेनिंग मॉडल। अब प्री ट्रेनिंग मॉडल में कैसा होता है कि मॉडल को ना पहले मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा पे ट्रेन किया जाता है, जैसे कि विकिपीडिया हो गया, बुक्स, फोरम्स, ताकि वो लैंग्वेज को ना जनरल स्ट्रक्चर में समझ सके, है ना। ये स्टेप में ये काम होता है। उसके बाद आता है अपना फाइन ट्यूनिंग। अब फाइन ट्यूनिंग में कैसा होता है कि ना आपको मॉडल कौन से हिसाब से चाहिए, कि नहीं मेरे को इससे चैट करवानी है, कि नहीं मेरे को इससे कोड जनरेट करवाना है, ना मेरे को इससे मेडिकल क्वेरीज लिखवानी है भाई। तो प्री ट्रेनिंग का सीन क्या है कि प्री ट्रेनिंग मतलब फाइन ट्यूनिंग का सीन क्या है कि प्री ट्रेनिंग के बाद मॉडल को स्पेसिफिक टास्क पे ट्रेन किया जाता है, जिसे कस्टमर सपोर्ट और जो भी मैंने ऑप्शन दिए थे उसके लिए। और आखिरी में तो आता है अपना आउटपुट भाई, जैसे आपका फिर इनपुट आता है उस हिसाब से आपको आउटपुट भी मिल जाता है भाई।
मतलब इन शॉर्ट फाइनली मॉडल आपके इनपुट के बेसिस पे रिस्पॉन्स जनरेट करता है जो कोहेरेंट रिलेवेंट हो, है ना। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा नहीं बेसिक पे कि एलएलएम में काम कैसे करते हुए। देखो इनपुट आया, उस इनपुट को अलग अलग टोकन्स में डिवाइड किया, उस टोकन्स को न्यूमेरिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, उसको मैथमेटिकली मीनिंग दिया जिसे हम वेक्टर्स बोलते हैं। उसकी वजह से अब ट्रांसफॉर्मर समझ पाता है कि नहीं भाई, अगर आप नाम के साथ भी कोई फ्रेज जोड़ दो कि ये डॉग है और ईट है, तो वो समझ जाता है कि नहीं भाई ईट ही डॉग है ना। इंशो ट्रांसफॉर्मर ब्रेन होता है उस चीज़ का। उसके बाद प्री ट्रेनिंग होता है। प्री ट्रेनिंग में विकीपीडिया फॉरम्स बुक्स जो भी है ना, उसके ऊपर मॉडल को ट्रेन किया जाता है। उसके बाद फाइन ट्यूनिंग होती है आपके हिसाब से कि भाई मॉडल को किस ट्यूनिंग में डालना है, जैसे कि चैट करवानी हो, कोड जनरेट करवाना हो, फलाना ढिंकना, वो फिर जो बनाते हैं उनके ऊपर है। उसके बाद जाके आपको अपना आउटपुट मिलता है आपके हिसाब से। तो भाई सिंपल एलएलएम यही है भाई। अब इसके रियल लाइफ एप्लीकेशंस में आपको बताता हूँ, जैसे कि चैटबॉट्स हो गए, ईमेल ऑटो रिस्पॉन्सिस हो गए। चैटबॉट्स में भी चैट जीपीटी गूगल पार्ट है ना। बाद में एआई राइटिंग असिस्टेंट्स हो गए, बाद में कोडिंग कंपेनियंस हो गए, जैसे कि गिटहब को पायलट है, उस हिसाब से है। अब ट्रेडिशनल मॉडल्स और एलएलएम, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? पहले तो बता ही दिया था कि भाई जो कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग है वो एलएलएम की ज़्यादा डीप में, बट स्केलेबिलिटी वो भी हाई है एलएलएम की। जनरलाइजेशन स्ट्रॉन्ग है एलएलएम का। डेटा रिक्वायरमेंट जो भी है वो मैसिव है एलएलएम का। और मल्टीटास्क कैपेबिलिटी जो भी है ना, वो भी हाई है एलएलएम की। भाई एलएलएम इसी चीज़ के लिए भाई, लार्ज लैंग्वेज मॉडल भाई समझ के आपके आपके इनपुट के हिसाब से आपको रिस्पॉन्स देता है। अब चैट जीपीटी ऐसा होगा कि भाई इन सब के पीछे एलएलएम से चलते हैं, है ना। तो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट मॉडल पे, जो है एलसीएम। अब एलसीएम का सीन अलग है भाई, एलएलएम से वो अलग ही चलता है। अब एलसीएम जो है ना, एक ऐसा एआई मॉडल है जो सिर्फ लैंग्वेज को समझता नहीं है, बल्कि लैंग्वेज के पीछे का लॉजिक, उसकी डेप्थ और उसके जो भी लेयर्ड मीनिंग्स होते हैं ना भाई, मतलब सपोज कि आपने बहुत बड़ा प्रॉम्प्ट दे दिया, उसमें हर एक लेयर से, मैं आपको एग्जांपल के साथ भी समझाऊंगा कि हाँ मतलब वही है कि लेयर्स को भी समझता है। ये भाई इसका फुल फॉर्म क्या है भाई? लैंग्वेज कंपोजिशन मॉडल। इस मॉडल का मेन काम है कि कॉम्प्लेक्स और मल्टी लेयर लैंग्वेज इनपुट्स को ना अंडरस्टैंड करना, जैसे कि लॉजिकल स्टेटमेंट्स हो गए, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस हो गए, या फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट्स हो गए। जब एक ही सेंटेंस में मल्टीपल इमोशंस हो, या फिर इनडायरेक्ट मीनिंग्स हो, या फिर एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक हो, तब एलसीएम उस लैंग्वेज को ब्रेक डाउन करता है, सही मतलब समझाने की कोशिश करता है उस चीज़ को, है ना। अब ये मॉडल एलसीएम जो भी है, वो एलएलएम से अलग क्यों है भाई? जब हम एलएलएम की बात करते हैं ना, तो वो एक जनरलिस्ट होता है, इन शॉर्ट में बताओ तो आपको। वो आंसर देता है, राइटिंग करता है, कोडिंग भी कर लेता है। बट एलसीएम में थोड़ा स्पेशल स्टेप में आता है। मतलब इसका जो मेन फोकस होता है ना, वो डीप सेंटेंस अंडरस्टैंडिंग एंड सिमेंटिक रीजनिंग में होता है। जहाँ नॉर्मल मॉडल कंफ्यूज हो जाते हैं ना भाई, एलसीएम वहाँ पे क्लैरिटी लेके आता ही आता है ना। अब इसका रियल लाइफ यूज केस क्या है एलसीएम का? तो भाई साइंटिफिक पेपर्स को समराइज करना हो, है ना, या फिर लीगल डॉक्यूमेंट्स को समझना हो, जैसे कि कॉम्प्लेक्स लॉज जो भी होता है उसका इम्पैक्ट क्या है, वो समझने के काम में एलसीएम का होता है। अब लेट्स गो भाई, इसका ना अभी आपको वर्कफ्लो समझाते हैं। देखो सबसे पहले तो आता है इनपुट। इनपुट तो आपको सबको पता ही है भाई, आप इनपुट देते हो, तो अब इसमें आपको लेयर्ड इनपुट में दिखाता हूँ एग्जाम्पल के साथ, है ना। अभी इंग्लिश बाहर इंग्लिश बोल रहा हूँ, थोड़ी मैं सुनना। देखो, ऑल्थो क्लाइमेट चेंज पोजेसेस अ सीरियस थ्रेट, इकोनॉमिक डिपेंडेंसीज हैव प्रिवेंटेड स्ट्रॉन्ग ग्लोबल कोऑपरेशन। ये भाई ये सेंटेंस काफी लेयर्ड है, बहुत ही ज्यादा लेयर्ड है। ये मैंने इनपुट दिया, है ना। तो अब क्या होगा, इनपुट देने के बाद ना वो सेंटेंस सेगमेंटेशन के प्रोसेस में जाएगा। अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि एलसीएम पहले काम करता है कि इनपुट को ना सेंटेंस वाइज स्प्लिट कर देता है। जो भी मैंने लेयर्ड दिया है ना, उसको अलग अलग सेंटेंस में स्प्लिट कर देगा। इससे क्या होगा कि जो भी इंडिविजुअल क्लॉजेज या रिलेशनशिप्स अलग अलग करता है ना, मतलब इन शॉर्ट वो इंडिविजुअल, मतलब जो भी लेयर्ड इनपुट मैंने दिया ना, उसके अंदर के जो भी इंडिविजुअल क्लॉजेज है या फिर रिलेशनशिप्स है ना, उसको अलग कर देता है, जिससे हर पार्ट का अलग कॉन्टेक्स्ट समझ आता है ना। सेंटेंस सेगमेंटेशन में सीधा यही है भाई कि लेयर्ड इनपुट के, मतलब जो भी लेयर्ड सेंटेंसेस है ना, उसको अलग अलग सेंटेंस में डिवाइड कर देने का। उसके बाद आता है सोनार एम्बेडिंग। अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि हर सेगमेंटेड सेंटेंस को ना डीप एम्बेडिंग में कन्वर्ट किया जाता है यूजिंग समथिंग कॉल्ड सोनार। ये टेक्निक हर वर्ड, हर फ्रेज और स्ट्रक्चर के सिमेंटिक और सिंथेटिक रिलेशंस का ना इनकोड कर देता है पूरा का पूरा। मतलब ये मॉडल जो है ना,
नहीं मतलब ये मॉडल ये नहीं देखता कि क्या लिखा है, बल्कि क्यों लिखा गया है, कैसे लिखा गया है, और उसका इम्पैक्ट क्या है, ये पूरा समझता है इन शॉर्ट में, है ना। तो मेन चीज सोनार एम्बेडिंग की यही है भाई, कि उसको सिमेंटिक मतलब उसके जो भी क्या बोलते हैं, समझना वमझना होता है वो समझता है अच्छे से। उसके बाद आता है अपना डिफ्यूजन पार्ट, मतलब डिफ्यूजन लेयर आती है उसके बाद। अब यहाँ ना एलसीएम ब्रेन का फुल पावर होता है भाई। इन शॉर्ट एलसीएम का ब्रेन है भाई, वो फुल पावर होता है, एकदम फुल मूड में रहता है इधर। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन को ना प्रोपोगेट करना अक्रॉस ऑल सेंटेंस पार्ट्स, ताकि मॉडल ग्लोबल कंटेक्स्ट समझ सके। अब डिफ्यूजन के बाद, डिफ्यूजन दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक तो एडवांस पैटर्निंग और दूसरा आता है अपना हिडन प्रोसेस। अब एडवांस पैटर्निंग में क्या होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है कि इस स्टेज पे ना मॉडल कुछ पैटर्न्स आइडेंटिफाई करता है, जैसे कॉज इफेक्ट हो गया, कॉन्ट्रास्ट हो गया, डिपेंडेंसी हो गई, एटसेट्रा। जैसे अगर एक लाइन है, ऑल्दो ही ट्रेंड द मैच कंटिन्यूड, तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन पैटर्न है ना। तो वो इधर समझ में आ जाता है, वो ये काम करता है पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने के। अब दूसरा आता है अपना हिडन प्रोसेस। अब हिडन प्रोसेस में क्या होता है कि ये लेयर उन मीनिंग्स, मतलब जो ये जो लेयर है ना, उन मीनिंग्स को पकड़ता है जो डायरेक्टली लिखे नहीं गए होते, बट इम्प्लाई किए जाते हैं। जैसे सेंटेंस में लिखा हो, शी लुक एट हिम एंड साइड, तो मॉडल समझता है कि शायद वो डिसअपॉइंटेड थी। ये है इम्प्लाइड रीजनिंग, है ना। इन शॉर्ट ये लेयर जो है ना मीनिंग्स को पकड़ता है भाई, जो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो ना लिखे गए हो, वो ना इन शॉर्ट मीनिंग्स को समझता है। उसके बाद आता है अपना क्वांटाइजेशन प्रोसेस। इन दोनों का मर्ज होकर बनता है क्वांटाइजेशन प्रोसेस, है ना। वो सिंगल एरो, वो भाई पता नहीं प्रॉम्प्ट में क्या हो गया था, तो सही हो गया। तो अभी क्वांटाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है कि अब एडवांस पैटर्निंग और हिडन प्रोसेस दोनों की अंडरस्टैंडिंग को मर्ज कर देता है। उन दोनों को मर्ज करके कंप्रेस्ड रिप्रेजेंटेशन बनाता है, ताकि सिस्टम उसे इफिशिएंटली स्टोर और प्रोसेस कर सके। क्वांटाइजेशन का मेन यही काम है कि मर्जिंग पैटर्न आउटपुट्स। देखो, कि इसका जो आउटपुट आया ना भाई, इन दोनों को मर्ज कर देता है पूरा का पूरा। उसके बाद वो आपको फाइनल आउटपुट देता है। अब फाइनली मॉडल आपको ना कोहेरेंट रिस्पॉन्स देगा, समरी या रीजनिंग आउटपुट देता है, जो सही कंटेक्स्ट, इंटेंट और लॉजिक पे बेस्ड होता हो, है ना। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब इससे आपको कुछ मिला, हिडन प्रोसेस से भी आपको कुछ मिला। आपने उन दोनों को मर्ज किया, अब मर्ज करने के बाद ना आउटपुट पूरा मतलब प्रोसेस करके आपको दे देगा कि भाई हाँ, पूरा डीप में जान करके भाई इसका ये भी मीनिंग है, ये भी मीनिंग है, इन शॉर्ट में। एक एग्जांपल प्रॉम्प्ट के साथ समझाता हूँ मैं, कि देखो मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया, भाई मतलब पूरा वर्कफ्लो एक प्रॉम्प्ट में समझाता हूँ मैं, है ना। कि वाई इज न्यूक्लियर एनर्जी बोथ अ थ्रेट एंड अ सॉल्यूशन। अब एलएलएम क्या आंसर देगा इसका, कि न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूसेस लो एमिशंस बट कैन बी डेंजरस, ये एलएलएम रिस्पॉन्स देगा। अब एलसीएम इसका आंसर कैसे देगा, कि भाई while nuclear energy addresses climatic concerns through low emissions, its potential for catastrophic accidents and waste disposal। भाई इतना डेप्थ में आंसर दिया था ना एलसीएम एलएलएम से ज्यादा, ये है भाई अपना एलसीएम का पावर। अब एलसीएम और एलएलएम इन दोनों का ना मेन कंपैरिजन देख लेते हैं। देखो, अ, इन दोनों का मेन फोकस क्या है, कि एलएलएम का ना जनरल टेक्स्ट जनरेशन फोकस है, और एलसीएम का फोकस क्या है कि डीप रीजनिंग एंड लेयर्ड लैंग्वेज पे फोकस होता है। अब एलएलएम का क्या है कि भाई हैंडल्ड कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, जो भी हैंडल कॉम्प्लेक्सिटी हैंडल करता है भाई, वो एलएलएम की मीडियम होती है और एलसीएम की हाई होती है। कॉमन यूसेज भाई एलएलएम के होते हैं, चैटबॉट्स हो गए, कंटेंट टूल्स हो गए। बट एलसीएम के क्या होता है कि रिसर्च, लीगल, एजुकेशन, टेक, इन चीज़ों पे एलसीएम काम आता है। तो भाई एलसीएम का मेन चीज़ यही है, अगर आपको एआई का लैंग्वेज समझना है, रीजनिंग बेस्ड आउटपुट चाहिए, या आपका किसी भी एकेडमिक या लीगल टूल पे काम कर रहे हो, तो एलसीएम इज द राइट ब्रेन भाई। आपको एलसीएम बहुत अच्छा पड़ेगा, है ना। तो मेन एलसीएम का काम यही होगा भाई, सबसे पहले आप इनपुट दोगे, बाद में उस इनपुट का मतलब लेयर्ड इनपुट होगा, उसका अलग अलग सेंटेंस में सेगमेंट होगा, उसके बाद एम्बेडिंग होगी सोनार की, सोनार एम्बेडिंग के बाद उसका डिफ्यूजन हो गया। सोनार एम्बेडिंग का मतलब आपका वही सिमेंटिक, आपका जो भी कंटेक्स्ट होता है ना, मीनिंग होते हैं ना डीप में, वो समझता है। बाद में डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन में वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एडवांस पैटर्निंग एंड हिडन प्रोसेस। इन दोनों का जो भी आउटपुट आता है ना, वो मर्ज होकर क्वांटाइजेशन प्रोसेस में जाता है। वो क्वांटाइजेशन क्या करता है कि दोनों आउटपुट्स को ना मर्ज कर देता है, और उसके हिसाब से वो आउटपुट जनरेट करता है। मेन एलसीएम का ये काम है। उसके बाद आता है अपना एलएएम मॉडल।
है ना। अब LLM मॉडल एक ऐसे AI मॉडल है कि जो सिर्फ सोचता नहीं भाई, काम भी करता है भाई। इन शॉर्ट में ना, जब आप एक AI को बोलते हो भाई मीटिंग शेड्यूल करो या लाइट बंद करो, तो वो कैसे समझता है, कैसे एक्शन प्लान बनाता है और कैसे एग्जीक्यूट करता है, ये सब कुछ पॉसिबल होता है LLM यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल की वजह से। तो इसका फुल फॉर्म यही है कि लार्ज लैंग्वेज नहीं, सॉरी, इसका फुल फॉर्म है लार्ज एक्शन मॉडल, है ना। अब LLM होता क्या है? ये AI का एक एग्जीक्यूशन फोकस्ड ब्रेन होता है, जिसका ना काम है इनपुट इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर टास्क में तोड़ना, समझना कि क्या रिसोर्सेस अवेलेबल है और फिर काम को स्मार्टली कंप्लीट करना। मतलब अगर LLM एक राइटर है ना, तो LLM एक प्लानर और डूअर है, जो कि करता भी है, प्लान बनाता भी है और काम करता भी है उस पर, इन शॉर्ट में। अब LLM की ज़रूरत क्या है हमें, है ना। भाई बहुत सारे AI मॉडल्स बताते हैं, मतलब और बहुत जितने भी AI मॉडल्स बातें तो कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल काम कैसे करना है उसमें फेल हो जाते हैं। अब LLM जो है ना, ये गैप फिल करता है। इसका काम क्या है कि इंस्ट्रक्शंस को तोड़ता है, टास्क डिकम्पोजिशन होता है उसको तोड़ता है, बाद में उसका इंटेंट समझता है, मल्टीपल मॉडल्स को मतलब मल्टीपल मॉडल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन करता है और रियल वर्ल्ड एक्शंस पे परफॉर्म करता है LLM। अब इसका रियल लाइफ यूज केस क्या है? AI असिस्टेंट्स हो गए, गूगल असिस्टेंट, अलेक्सा, जारवे स्टाइल बॉट्स, वो टाइप के। रोबोटिक्स प्लानिंग में हो गए, जैसे डिलीवरी बॉट्स हो गए, क्लीनिंग रोबोट्स हो गए, उस टाइप के। बाद में स्मार्ट ऑटोमेशन टूल्स होता है, जैसे कि शेड्यूलिंग, स्मार्ट होम्स एक्सेट्रा। वर्क फ्लो इंजिन होते हैं, जैसे कि Zapier, N8N, AI ऑटोमेशन टूल्स। हाँ, इसका आपको अगर बेस्ट एग्जांपल चाहिए तो भाई इस चैनल पे मैंने पहला वीडियो डाला है N8N का यूज़ करके। उसमें ना कैसा है कि आप गूगल मतलब आप गेटअप का जो भी स्टैट्स है ना, वो आप अपने शीट्स पे डालोगे, मतलब शीट्स में ऑटोमेटिकली स्टोर होगा। वो मैंने एक टाइप का AI एजेंट ही बनाया है कि गूगल मेरे गिटहब का जितना भी स्टैट्स होगा ना, कि ये रिपोजिटरी है उसके अंदर के लैंग्वेजेस, फोक्स, वो सब, वो सारा का सारा स्टोर करके गूगल शीट्स में अपलोड करता रहेगा। अब LAM का इसका वर्कफ्लो समझते हैं ना, लार्ज एक्शन मॉडल का। देखो सबसे पहले आता है अपना इनपुट प्रोसेसिंग। इनपुट प्रोसेसिंग में क्या होता है कि भाई यूजर मतलब जो भी यूजर इनपुट देता है ना, वो इसको एक्सेप्ट करता है ये मॉडल। जैसे कि सेंड एन ईमेल टू माय मैनेजर एंड रिमाइंड मी टू फॉलो अप टुमारो। ये सिंपल लगता है, बट AI के लिए भाई ये कंपाउंड इंस्ट्रक्शन है पूरा का पूरा, है ना। तो हमने ये इनपुट दिया, वो प्रोसेस करता है। उसके बाद आता है अपना परसेप्शन सिस्टम। परसेप्शन मतलब ये जो भी परसेप्शन सिस्टम है, वो क्या करता है कि मॉडल चेक करता है कि यूजर के पास कौन से टूल्स अवेलेबल है, जैसे जीमेल कनेक्टेड है या नहीं, रिमाइंडर सेट करने के ऑप्शंस है या नहीं। ये परसेप्शन सिस्टम का काम है भाई। प्रोनाउंसिएशन क्या यार, ये इस नोड का ये काम है भाई, समझ लो। उसके बाद आता है अपना इंटेंट रिकॉग्निशन। अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि मॉडल ना समझने की कोशिश करता है कि यूजर क्या चाहता है, क्या एक्शन परफॉर्म करना है, क्या गोल अचीव करना है। अब इंटेंट इसमें ऐसा है कि भाई सेंड एन ईमेल प्लस सेट रिमाइंडर, है ना। ये दो इंटेंट है मेन। अभी इनपुट क्या था हमारा कि सेंड एन ईमेल टू माय मैनेजर एंड रिमाइंड मी टू फॉलो अप टुमारो। तो इंटेंट रिकॉग्निशन भाई उसमें से इंटेंट रिकॉग्नाइज करता है कि जैसे कि दो इंटेंट है सिर्फ अपने पास, कि एक तो ईमेल भेजना है और एक रिमाइंडर को सेंड करना है। तो इस चीज का ये काम है। उसके बाद आता है अपना टास्क ब्रेकडाउन। अब LAM है ना, इनपुट को तोड़ता है छोटे छोटे एटॉमिक एक्शंस में, जैसे मतलब जो भी टास्क होते हैं उनको छोटे छोटे एटॉमिक एक्शंस में तोड़ देता है, जिससे सिस्टम्स अलग अलग हैंडल कर सके, है ना। टास्क को अलग अलग चीज़ों में ब्रेक डाउन कर देता है। अब इसके अलग अलग ब्रांचेस आते हैं, पहला ये, दूजा ये, तीजा ये सॉन्ग है ना वो। हाँ देखो, सबसे पहले आता है अपना एक्शन प्लानिंग। मतलब पैरेलल थिंकिंग करते हैं इन शॉर्ट में ना, ये तीनों एक साथ ही करता है। ऐसा नहीं कि पहले इधर करेगा फिर इधर करेगा फिर इधर करेगा, नहीं भाई। पैरेलल थिंकिंग इन तीनों के साथ में चालू ही रहती है। तो सबसे पहले आता है अपना एक्शन प्लानिंग। अब एक्शन प्लानिंग में क्या होता है कि वो डिसाइड करता है कि किस ऑर्डर में काम होगा, डिपेंडेंसीज क्या है, क्या प्रायोरिटी है ना। बाद में आता है अपना मेमोरी सिस्टम। मेमोरी सिस्टम में कैसा होता है कि वो ना ट्रैक रखते हैं ऑनगोइंग स्टेप्स के, जैसे कि ईमेल भेज दिया गया या पेंडिंग है, रिमाइंडर लगाया कि नहीं लगाया, वो मेमोरी सिस्टम पे काम करता है। उसके बाद आता है अपना न्यूरो सिंबॉलिक इंटीग्रेशन। अब न्यूरो सिंबॉलिक इंटीग्रेशन में कैसा होता है कि भाई ये हाइब्रिड AI लॉजिक है, जिसमें डीप लर्निंग प्लस सिंबॉलिक रीजनिंग का कॉम्बिनेशन होता है ना। अब ऐसा क्यों? ताकि मॉडल ना समझ सके कि कब, कैसे और क्यों कोई काम करना है। तो टास्क ब्रेकडाउन में ये तीन चीजें होती है कि एक्शन प्लान होती है, बाद में उसकी मेमोरी सिस्टम को चेक करता है कि काम हुआ है कि नहीं हुआ है, और उसके बाद आता है अपना न्यूरो सिंबॉलिक इंटीग्रेशन, है ना।
ताकि मॉडल समझे कि कौन सा काम कब और कहाँ करना है। अब इन तीनों को मर्ज करके ना एक्शन एग्जीक्यूट होता है। इन तीनों को मर्ज करके एक्शन एग्जीक्यूट होता है। मतलब इन तीनों के जो भी आउटपुट्स है ना भाई, वो एक जगह आते हैं जहाँ फाइनल एग्जीक्यूशन होता है, यानी ईमेल सेंड हो गया, रिमाइंडर लग गया। इन शॉर्ट ये टाइप का आपका एक टाइप का आउटपुट है ना। उसके बाद आता है अपना फीडबैक इंटीग्रेशन। और फीडबैक इंटीग्रेशन क्यों रखा है भाई, देखो जो रिजल्ट्स मिला उसके बेसिस पे ना मॉडल समझता है कि काम कंप्लीट हुआ है या फिर रिट्राई करना है या एरर आई है। अब जैसे कि दो इंटेंट थे अपने, कि एक ईमेल सेंड करना है और एक रिमाइंडर लगाना है। सपोज कि उसमें से पहला इंटेंट पास हो गया कि हाँ भाई ईमेल सेंड कर दिया है, बट भाई रिमाइंडर नहीं लगा, है ना। तो ये मॉडल क्या करेगा कि वो जो लॉजिक है ना, रिमाइंडर मतलब जो भी रिमाइंडर लगाने का, वो भाई उसको वापस से रिट्राई करता रहेगा जब तक वो रिमाइंडर लगेगा नहीं। इन शॉर्ट आपका यही है कि आप इनपुट प्रोसेस दोगे, है ना, परसेप्शन सिस्टम आएगा। उसके बाद परसेप्शन सिस्टम के बाद ना वो इंटेंट रिकॉग्नाइज करेगा आपके इनपुट के हिसाब से। बाद में उस इंटेंट को ना वो अलग अलग टास्क में डिवाइड करेगा। सबसे पहले आएगा अपना एक्शन प्लानिंग। एक्शन प्लानिंग के बाद अब आएगा मेमोरी सिस्टम। मेमोरी सिस्टम के बाद आएगा अपना न्यूरो सिंबॉलिक। अब एक्शन प्लानिंग में कैसा था कि ऑर्डर किस ऑर्डर में काम होगा, कैसा होगा, वो एक्शन मतलब प्लान करता है। मेमोरी सिस्टम में काम हुआ या नहीं हुआ वो चेक करता है। न्यूरो सिंबॉलिक इंटीग्रेशन में कैसा होता है कि भाई मॉडल हम कब कहाँ कौन सा क्या काम करना है वो समझता है। अब इन तीनों का आउटपुट आता है इधर एक्शन एग्जीक्यूशन में, है ना। उसके हिसाब से आउटपुट आता है, हाँ भाई ईमेल चला गया, रिमाइंडर भी लग गया। अब उसके हिसाब से फिर फीडबैक भी आता है। इन शॉर्ट ये आपका पूरा ये LAM मॉडल, है ना। अब इसका ना मैं आपको बताता हूँ, एक प्रॉम्प्ट के साथ एग्जांपल बताता हूँ। देखो एक मैंने प्रॉम्प्ट दिया, बुक अ कैब फॉर 7 PM एंड नोटिफाई माई फ्रेंड व्हेन इट अराइव्स। अब LAM काम कैसे करेगा, सबसे पहले तो चेक करेगा कि कैब के APIs अवेलेबल है कि नहीं। अगर अवेलेबल है तो बुकिंग राइट टाइम पे करेगा। बुकिंग करने के बाद ना वो नोटिफिकेशन भेजेगा चैनल्स के थ्रू, मतलब प्रीफर्ड चैनल्स जो भी हो गए उसके, वो SMS हो गया, व्हाट्सअप हो गया, इन शॉर्ट। और कंफर्म बैक्स टू यूजर, बाद में वो ना यूजर को वापस से कंफर्म करेगा। तो LAM पूरा ऐसा काम करेगा, है ना। अब LAM मतलब LLM एंड LAM, इनका ना डिफरेंस क्या है ना। इनपुट अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो LLM की ज़्यादा है LAM से, और अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल की ज़्यादा है LAM से। बट प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन है ना वो भाई LAM का ज़्यादा है। यूज्ड फॉर मतलब दोनों का यूजेस क्या है कि भाई टेक्स्ट जनरेशन चेक है, और LAM जो भी है ना ऑटोमेशन टास्क एग्जीक्यूशन तो उसके लिए। मेमोरी ऑफ टास्क में LAM LLM से ज़्यादा परसिस्टेंट है। और डिसीजन लॉजिक में भी भाई सिंबॉलिक और पैटर्न कंबाइंड होते हैं इसके अंदर। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि LAM ही फ्यूचर है ना। मेरे से ये मेरा ओपिनियन है। इन शॉर्ट में कैसे देखो, एग्जांपल्स के साथ देखो, ये स्मार्ट होम्स हो गया, अपना पर्सनल बॉट्स हो गए, ऑटोमेटेड वर्कफ्लोज हो गए, सब LAM बेस्ड आर्किटेक्चर की तरफ ही बढ़ रहे हैं, है ना। इस मॉडल में सिर्फ कन्वर्जेशन नहीं बल्कि इंटेलिजेंस प्लस एग्जीक्यूशन दोनों ही है भाई। इसलिए भाई एज अ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू भाई LAM ना आगे जाके बहुत बढ़ने वाला है। उसके बाद ना आता है अपना MOE मॉडल भाई, ये वाला। अब MOE मॉडल है क्या भाई, वो समझाते हैं ना। अब ये मॉडल ना एक ऐसा है मॉडल है जिसके बारे में मतलब अ, ये एक ऐसा AI मॉडल है जिसका ब्रेन एक नहीं है भाई, पूरा पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स है। इनका देखो, एक्सपर्ट 1, एक्सपर्ट 2, एक्सपर्ट 3, एक्सपर्ट 4, है ना। भाई मतलब पूरा इसका जो पैनल है ना पूरा एक्सपर्ट से भरा पड़ा है। लेट्स से कि अगर AI एक स्कूल है ना, एग्जांपल के साथ दे रहा हूँ, AI का अगर स्कूल है ना, तो MOE मॉडल जो है ना भाई उसकी पूरी एंटायर फैकल्टी है जो हर एक सब्जेक्ट का एक एक टॉपर है भाई। समझ रहे हो, सिंपल एग्जांपल दिया है मैंने। अब इस मॉडल का फुल फॉर्म क्या भाई, मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स। एक नाम में ही एक्सपर्ट्स है भाई। अब ये मॉडल क्या है, मतलब क्या होता है ये मॉडल, देखो भाई ये एक ऐसा डीप लर्निंग आर्किटेक्चर है जिसमें एक सिंगल AI मॉडल नहीं होता बल्कि मल्टीपल स्पेशलिस्ट मॉडल्स होते हैं। जो स्पेशलिस्ट का मतलब क्या है कि वो ना एक ही डोमेन में ना बहुत स्पेशल होते हैं भाई, उनको हम वो एक ही डोमेन की बहुत ज़्यादा डीप में नॉलेज होती है। इन शॉर्ट उसको स्पेशलिस्ट बोलते हैं। अब भाई हर स्पेश मतलब हर एक एक्सपर्ट जो भी है ना उसकी एक स्पेसिफिक स्किल में एक्सपर्ट होता है। बट जो भी हर एक एक्सपर्ट होता है ना वो हर एक अपनी खुद की स्किल में एक्सपर्ट होता है। जैसे कि लैंग्वेज हो गया, एक एक्सपर्ट लैंग्वेज में है, एक दूसरा एक्सपर्ट विजन में है, तीसरा कोड में, तो चौथा लॉजिक में या ट्रांजिशन में, है ना। और जब इनपुट आता है ना, देखो भाई जैसे भी हम इनपुट देते हैं ना तो एक स्मार्ट राउटर डिसाइड करता है, ये जो राउटर मैकेनिज्म है ना वो डिसाइड करता है कि भाई कि कौन सा एक्सपर्ट इस इनपुट के लिए बेस्ट होगा। अगर मैंने इनपुट दिया
कि मेरे को वेदर के बारे में जानना है, तो जो भी इसमें से टीचर वेदर का होगा वो बेस्ट बताएगा, है ना, मेरे को उसके बारे में। तो देखो मैं इसका ना लॉजिक समझाता हूँ आपको, है ना। देखो मान लो तुम्हारे पास एक प्रॉब्लम है, एक्सप्लेन हाउ द सन अफेक्ट्स ओशन करंट्स एंड प्रेडिक्ट वेदर इम्पैक्ट्स। तो एक पहला एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट वन, वो ना भाई साइंस वाला सर है अपना, वो सन और एनर्जी समझने में बेस्ट है। अभी दूसरा एक्सपर्ट है डेटा वाले में अपने, वो प्रेडिक्शन करने में प्रो है। अब तीसरा है लैंग्वेज एक्सपर्ट, भाई आंसर अच्छे से फ्रेम करता है। तो एमओई का राउटर डिसाइड करता है कि इनमें से कौन से एक्सपर्ट्स काम पे लगाए जाए या कौन से एक्सपर्ट्स काम में नहीं लगाए जाए। वेल लेट्स अंडरस्टैंड भाई, इसका वर्कफ्लो आपको समझाते हैं ना। हमने तो सबसे पहले इनपुट दिया है। इनपुट आपका कॉम्प्लेक्स हो या सिंपल हो इसमें कोई मैटर नहीं करता है ना, लेयर्ड हो अनलेयर्ड, इसमें इतना कुछ इसमें मैटर करता नहीं है। आपने सिंपल सा एक इनपुट दिया, उस इनपुट का क्या होगा, वो राउटर मैकेनिज्म में जाएगा फिर, है ना। भाई राउटर मैकेनिज्म है क्या, ये ना एक इंटेलिजेंट कंट्रोल सिस्टम है जो इनपुट को एनालाइज करता है और डिसाइड करता है कि कौन से एक्सपर्ट्स एक्टिवेट करने हैं या कौन से एक्सपर्ट एक्टिवेट नहीं करने हैं। एमओई के पास शायद 100 एक्सपर्ट्स हो, बट राउटर सिर्फ टॉप 2 या 4 को सिलेक्ट करता है, जिससे एफिशिएंसी होती है ना भाई, वो बनी रहे और पावर भी बचे, है ना। अब सपोज कि 4 एक्सपर्ट है मेरे पास, अब 4 में से सिर्फ मेरे को 2 का काम है, तो मैं सिर्फ 2 एक्सपर्ट्स को ही बोलूंगा भाई कि इन 2 का नहीं बोलूंगा कि तू भी काम करने लग जा। तो क्या इससे मेरी एफिशिएंसी भी बचेगी और पावर भी बचेगी। अब राउटर मैकेनिज्म के बाद ना आते हैं अपने एक्सपर्ट ब्रांचेस ये वाले। अब सिलेक्टेड सपोज कि इन चारों में से मैंने जो भी टॉप इनपुट दिया उसमें से सिर्फ पहला एक्सपर्ट वन एंड एक्सपर्ट टू, इन दोनों का ही काम है। तो इनका कैसा होगा कि देखो, सिलेक्टेड एक्सपर्ट्स पैरेलल में ही काम करते हैं, मतलब ये दोनों जो भी एक्सपर्ट्स हैं वो पैरेलल में ही काम करते हैं। हर एक्सपर्ट इनपुट को अपने यूनिक वे में प्रोसेस करता है। जैसे देखो, एक्सपर्ट वन का एग्जाम्पल क्या दे रहा हूँ, एक्सपर्ट वन है जो इंग्लिश में आंसर लिखता है, एक्सपर्ट टू है जो डेटा को ग्राफ में कन्वर्ट करता है, एक्सपर्ट थ्री है जो लॉजिक अप्लाई करता है, एक्सपर्ट फोर है वो कोड लिखने की कोशिश करता है। ये अलग अलग एक्सपर्ट्स के एग्जाम्पल दिए मैंने। तो अलग अलग का ना खुद का एक स्पेशल मतलब स्पेशलिस्ट होते हैं हर एक। अब इन चारों को मर्ज करके ना भाई, मतलब टोटल जितने भी एक्सपर्ट हैं ना उन सबको मर्ज करके आते हैं अपने टॉप के सिलेक्शन। अब टॉप के सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है कि भाई राउटर जो है ना इन एक्सपर्ट्स के आउटपुट को इवेल्यूट करता है और टॉप के रिस्पॉन्सेज को फाइनल डिसीजन के लिए फॉरवर्ड करता है, मतलब इन शॉर्ट इसका ये काम है। अब सपोज कि एक्सपर्ट वन का आंसर है, एक्सपर्ट टू का आंसर है, अब इन दोनों में से आंसर सबसे अच्छा किसके है ना। चलो लेट्स से कि मैंने इनपुट दिया उसमें चारों एक्सपर्ट्स की जरूरत है ना। अब उन चारों एक्सपर्ट्स में से सपोज कि इन दोनों का आउटपुट ही भाई बेस्ट है भाई, है ना। इन टॉप मतलब जो भी इनपुट है ना उसके हिसाब से टॉप पे रिस्पॉन्सेज इन दोनों के, तो टॉप के सिलेक्शन क्या करेगा, सिर्फ इन दोनों के रिस्पॉन्स लेगा, इन दोनों के, दूसरों के रिस्पॉन्सेज नहीं लेगा। तो टॉप के सिलेक्शन का ये काम है। उसके बाद आता है अपना वेटेड कॉम्बिनेशन। और वेटेड कॉम्बिनेशन में कैसे होगा भाई, इन सब आउटपुट्स को ना वो इंटेलिजेंटली मर्ज कर देता है, जिससे फाइनल रिजल्ट मोस्ट एक्यूरेट यूजफुल और रिफाइंड होता है, ये वेटेड कॉम्बिनेशन। अब जो भी एक्सपर्ट के आउटपुट्स है ना उसमें से बेस्ट को ना भाई मर्ज कर देता है, इन शॉर्ट में समझो तो आपको। और भाई उसके बाद आता है अपना आउटपुट, यूजर को मिलता है बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंबाइंड रिजल्ट। जैसे एक मल्टी स्पेशलिस्ट टीम का ब्रेन पावर होता है ना भाई, कि भाई 4 जन मिलकर एक आंसर दिया भाई, वो उस हिसाब से फिर। अब इस मॉडल का मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दूँ तो सबसे पहले आता है अपना गूगल सर्च एआई, जहाँ के डोमेन्स के एक्सपर्ट से रियल टाइम आंसर जनरेट होते हैं। दूसरा आता है अपना स्मार्ट रिकमेंडेशन सिस्टम्स, नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन हो गया। बाद में आता है अपना रिसर्च असिस्टेंट एआई जो साइमल्टेनियसली साइंस टेक्स्ट और लिटरेचर को ना कंबाइन करता रहता है। अब एमओई और रेगुलर एआई के जितने भी मॉडल्स हैं ना उसका कंपैरिजन अपन देखें, तो नंबर ऑफ सब मॉडल्स ना भाई एमओई के भाई बहुत ज़्यादा होते हैं, डजन्स में होते हैं या फिर हंड्रेड्स में भी होते हैं। स्पेशलाइजेशन में स्पेशलिस्ट है एमओई, प्रोसेसिंग में ओनली सिलेक्टेड एक्सपर्ट्स रन है, एफिशिएंसी में भाई हाई है भाई, स्पार्स एक्टिवेशन है, और स्केलेबिलिटी में भी वेरी हाई है, इससे ट्रेडिशनल मॉडल से। अब एमओई पावरफुल क्यों है, किसका पहले तो स्पार्स एक्टिवेशन होता है, मतलब सिर्फ कुछ एक्सपर्ट्स काम करते हैं, इसलिए ना फास्ट और कॉस्ट एफिशिएंट होता है, बेटर एक्यूरेसी देता है, और इजी मतलब इजीली स्केलेबल होता है ना। तो इन शॉर्ट ये है अपना एमओई मॉडल। एग्जाम्पल पॉइंट भी देता हूँ चलो आपको।
एक आधा। देखो, मैंने प्रॉम्प्ट दिया ट्रांसलेट द पैराग्राफ, एक्सप्लेन इट्स मीनिंग एंड समराइज इट इन बुलेट पॉइंट्स। होगा, अब कोई भी दूसरा रेगुलर मॉडल होगा, थोड़ा कंफ्यूज होगा भाई, सिंगल आउटपुट देगा, वो सिर्फ सिंगल आउटपुट देगा आपको। बट एमओई क्या करेगा कि ट्रांसलेशन है, एक एक्सपर्ट है वो ट्रांसलेशन का है, वो ट्रांसलेशन एक्सपर्ट जो भी है ना वो उसको ट्रांसलेट करेगा। एनएलपी एक्सपर्ट है, सिमेंटिक एक्सप्लेनेशन देगा। समराइजर एक्सपर्ट है, वो बुलेट में ब्रेक डाउन करके सब मिला के बनाएगा आपका परफेक्ट आउटपुट, है ना। तो ये है आपका एमओई मॉडल। अब एमओई के बाद आता है अपना वीएलएम मॉडल। और वीएलएम मॉडल भाई क्या है भाई? वीएलएम मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो दो टाइप के इनपुट लेता है और दो ब्रेन की तरह काम करता है। पहला इनपुट रहता है टेक्स्ट इनपुट और दूसरा रहता है अपना इमेज इनपुट, है ना। अब लेट्स से कि वीएलएम मतलब इन शॉर्ट ये होता क्या है वीएलएम मॉडल? ये एक ऐसा एआई सिस्टम होता है जो विजुअल इंफॉर्मेशन, इमेजेस, वीडियोस और टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन, कैप्शंस हो गए, क्वेश्चंस हो गए, डिस्क्रिप्शंस हो गए ना, उसको कंबाइन करता है, उनको समझता है और फिर आउटपुट जनरेट करता है। सिंपल वर्ड्स में बोलूँ ना तो वीएलएम वो एआई है जो इमेज को देखता भी है और उससे बात भी कर सकता है। अब ये मॉडल की मतलब ये मॉडल जरूरी क्यों है इन शॉर्ट? भाई आजकल के ज़माने में एआई को भाई सिर्फ चैट करना नहीं भाई, देखना भी आना ही चाहिए भाई। सोचो एक ऐसा एआई का मॉडल हो जिसे फोटो दिखाओ और पूछो भाई ये किस जगह की इमेज है ना। या फिर एआई से बुलवा दो कि भाई इस फोटो का कैप्शन लिखो। या फिर विजुअली इम्पेयर्ड जो भी यूजर्स होते हैं उनके लिए एआई जो इमेज को एक्सप्लेन कर सके ऐसा हो। तो भाई इन सब चीज़ों के लिए ना भाई वीएलएम ही काम में आता है ना। तो चलो भाई इसका ना वर्कफ्लो समझते हैं। देखो, सबसे पहले आता है अपना इमेज इनपुट, उसके बाद आता है टेक्स्ट इनपुट। आप दो टाइप के इनपुट दे सकते हो, अलग अलग भी दे सकते हो, साथ में भी दे सकते हो, वो चीज़ें है ना। इमेज इनपुट हो गया जैसे कि फोटो, स्क्रीनशॉट्स और वो सब। टेक्स्ट इनपुट हो गया जैसे कि क्वेश्चन, प्रॉम्प्ट, इंस्ट्रक्शंस, वो सब। अब दोनों एक साथ भी दे सकते हो या अलग अलग, वो आपकी इच्छा है। दूसरा आता है अपना इमेज इनकोडर भाई, जो इमेज इनपुट के लिए है। अब इस इमेज मतलब इसका काम क्या है कि जो भी हम इमेज इनपुट जाता है ना इसके अंदर, इमेज इनकोडर के पास यूजुअली कोई प्री ट्रेंड सीआई, मतलब सीआई मतलब सीआई नहीं, सीएनएन कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क या वीआईटी, विजन ट्रांसफॉर्मर होता ही होता है प्री ट्रेंड वाला। ये इमेज को ना न्यूमेरिकल फीचर्स में कन्वर्ट करता है, जैसे कलर हो गया, शेप हो गया, एजेस हो गया। मतलब मैंने एक इमेज दिया कि जिसके अंदर एक टेबल है, एक बॉल है, एक फ्लावर पॉट है, तो वो क्या करेगा कि उस फ्लावर पॉट का उन तीनों ऑब्जेक्ट्स का कलर हो गया, शेप हो गया, वो ऑब्जेक्ट्स के नाम क्या है, कौन से है ना, वो उसको ना न्यूमेरिकल फीचर्स में कन्वर्ट कर देगा। अब टेक्स्ट इनकोडर का काम क्या है भाई? टेक्स्ट इनपुट तो मतलब टेक्स्ट इनपुट के अंदर के ना टेक्स्ट इनपुट जाता है लैंग्वेज इनकोडर के पास, जैसे बर्ड हो गया, रोबोट हो गया या लामा हो गया। ये इनकोडर हर वर्ड फ्रेज का मीनिंग समझाता है कंटेक्स्ट के साथ, है ना। टेक्स्ट इनकोडर का ये काम है। अब इन दोनों को मर्ज करके ना एक दूसरा प्रोसेस होता है जो कि है प्रोजेक्शन इंटरफेस। यहाँ भाई दोनों ब्रेन्स विजुअल और टेक्सचुअल का दिमाग एक जगह मिलता है भाई। बोला ना, टेक्स्ट इनकोडर और इमेज इनकोडर दोनों के आउटपुट इस तरह के मिलते हैं भाई। ये इंटरफेस दोनों एम्बेडिंग्स को अलाइन करता है ताकि इमेज और लैंग्वेज एक ही डायमेंशन में कंपेयर हो सके, है ना। उसके बाद आता है अपना मल्टी मॉडल प्रोसेसर। मल्टी मॉडल प्रोसेसर कैसा कि अब एआई के पास ना कंबाइंड कंटेक्स्ट होता है, इमेज प्लस टेक्स्ट। ये प्रोसेसर कंटेक्स्ट बेस्ड रीजनिंग करता है, जैसे कि इमेज में क्या हो रहा है, टेक्स्ट क्या डिमांड कर रहा है, किस पार्ट ऑफ इमेज टेक्स्ट से लिंक्ड है, एटसेट्रा, वो सब। वो तो ये प्रोसेस का ये काम होता है। उसके बाद आता है अपना लैंग्वेज मॉडल। लैंग्वेज मॉडल क्या काम करता है भाई? ये इस मतलब ये फाइनल स्टेज है। इस फाइनल स्टेज पे ना वीएलएम एक ट्रेंड लैंग्वेज मॉडल यूज करता है जो फाइनल रिस्पॉन्स, कैप्शन, आंसर या डिस्क्रिप्शन लिखता है। तो ये प्रोसेस का काम ये है, मतलब जो फाइनल रिस्पॉन्स, कैप्शन, आंसर होते हैं ना वो भाई वो डिस्क्रिप्शन लिखता है पूरा का पूरा। अब आउटपुट जनरेशन होता है। आउटपुट जनरेशन कैसा होगा भाई? आउटपुट टेक्स्ट फॉर्म में आता है, जैसे कैप्शन हो गया, आंसर हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया, समरी हो गया, उस हिसाब से आता है ना। तो वीएलएम का मेन चीज़ यही काम है। देखो, देखो सबसे पहले टेक्स्ट इनपुट डालो या फिर इमेज इनपुट डालो या फिर दोनों साथ में डालो। इमेज इनकोडर में या तो वो क्या बोलते हैं सीएनएन एंड वीआईटी होगा, और टेक्स्ट इनकोडर में पे वो बर्ट, लामा, ये सब होगा। तो इनकोड करेंगे, अब इन दोनों का जो भी आउटपुट होगा ना वो प्रोजेक्शन इंटरफेस में होगा। प्रोजेक्शन इंटरफेस में आके वो मल्टी मॉडल प्रोसेसर में जाएगा, उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग जो भी है ना वो सब दिखाएगा। उसके बाद आता है अपना लैंग्वेज मॉडल। लैंग्वेज मॉडल पर जाएगा, डिस्क्रिप्शन, प्रिपरेशन सब जनरेट करेगा उस चीज़ों का। और लैंग्वेज मॉडल के बाद ना वो आउटपुट जनरेट करेगा किस किस चीज़ में कैसे कैसे कर सकता है कि कौन से टेक्स्ट फॉर्म में कर सकते हैं, जैसे कैप्शन हो गया, आंसर हो गया, एक्सप्लेनेशन, समरी, उन हिसाब से।
अब वीएलएम का ना मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स दूं तो देखो, इमेज कैप्शनिंग में अगर इमेज कैप्शनिंग का एप्लीकेशन है तो कैसा आएगा एक्सप्लेनेशन, डॉग प्लेइंग विद बॉल इन अ गार्डन। अगर विजुअल क्वेश्चन आंसरिंग होगा तो कितने लोग हैं फोटो में। अगर टेक्स्ट टू इमेज अलाइनमेंट होगी तो भाई शो मी अ पेंटिंग ऑफ अ सनसेट इन टोक्यो। अभी एक्सेसिबिलिटी होगी तो भाई एक्सप्लेनिंग इमेजेस टू विजुअली इम्पेयर्ड यूजर्स। अगर ई कॉमर्स एआई होगा तो ऑटो टैगिंग इमेजेस विद प्रोडक्ट डिटेल्स। ये सारे इसके एक्सप्लेनेशन है अगर एप्लीकेशन इस टाइप के हुए तो। अब एग्जाम्पल प्रॉम्प्ट से समझाता हूँ। देखो इस मैंने इनपुट दिया, इमेज ऑफ अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ माउंटेन प्लस व्हाट इमोशन इज ही शोइंग। तो वीआरएम आउटपुट कैसे देगा, द पर्सन अपीयर्स जॉयफुल एंड कॉन्फिडेंट, पॉसिबली सेलिब्रेटिंग अ हाइक टू द समिट, है ना। तो वीएलएम ऐसा आउटपुट देगा आपको। तो वीएलएम, एलएलएम और सीएनएन, इन दोनों का कंपेयर मतलब इन तीनों का ना हम कंपैरिजन करेंगे। देखो अभी एलएलएम में इनपुट टेक्स्ट बेस्ड होता है, सीएनएन में इमेज बेस्ड होता है, और वीएलएम में इमेज और टेक्स्ट दोनों बेस्ड होता है। अब फोकस इन दोनों का क्या क्या, एलएलएम का फोकस है लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग का, सीएनएन का है ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन का, बट वीएलएम का क्या है, दोनों का कंबाइन है, एलएलएम और सीएनएन का। अब एलएलएम का एग्जांपल दूं तो चैट जीपीटी, सीएनएन का दूं तो फेस डिटेक्शन, वीएलएम का दूं तो विजुअल क्वेश्चन आंसरिंग, बस सीधा। अब वीएलएम दूसरों मतलब जो भी वीएलएम जो भी मॉडल है वो दूसरों से अलग क्यों भाई, वाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। देखो मल्टी मॉडल लर्निंग है, पहले तो वीएलएम दोनों इनपुट समझता है ना, वो टेक्स्ट और इमेज वाला, इसलिए ह्यूमन लाइक अंडरस्टैंडिंग पॉसिबिलिटी उसकी होती है। दूसरा आता है अपना कंटेक्सचुअल रीजनिंग, खाली ऑब्जेक्ट डिटेक्ट नहीं करता, पूरी स्टोरी या सिचुएशन भी समझता है। और तीसरा आता है अपना एक्सट्रीमली यूजफुल इन ह्यूमन एआई इंटरेक्शन, वॉइस असिस्टेंट हो गया, एआर वीआर हो गया, एजुकेशन टूल हो गया, इन सब में वीएलएम बेस्ड ही होगा, है ना। तो इन शॉर्ट वीएलएम का काम ये है। उसके बाद आता है अपना एसएलएम मॉडल। अब एसएलएम मॉडल क्या है, एसएलएम मॉडल एक ऐसे आई का मॉडल है ना भाई जो एआई की दुनिया में छोटा पैकेट बड़ा धमाका है भाई। जितना इन शॉर्ट साइज छोटा है लेकिन काम बड़ा है इसका भाई। मतलब इन शॉर्ट अब समझ लो ना आप, मतलब इसके काम के हिसाब से समझ लो कि इसका फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म है स्मॉल लैंग्वेज मॉडल है ना। अब एसएलएम होता क्या है ना, ये एक ऐसा है मॉडल है जो काम मतलब जो कम मेमोरी लो कंप्यूट पावर में भी काफी यूजफुल काम कर सकता है ना एसएलएम। ये मॉडल उन सिनेरियोज के लिए बनाया गया है जहां आपको फटाफट रिस्पॉन्स चाहिए हो या फिर एज डिवाइसेस पे इन्फ्लुएंस और कॉस्ट इफेक्टिव एआई चाहिए, तो ये एसएलएम यहाँ पे काम आता है। अब एसएलएम की हमें ज़रूरत क्या है ना, मतलब आज एलएलएम हो गए जैसे GPT-4 पाम या क्लॉडे हो गया, तो पावरफुल है लेकिन उन्हें रन करना कॉस्टली होता है। हर जगह जीपीयू या क्लाउड अवेलेबल ना हो ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। ये ज़रूरी नहीं मतलब वही क्लाउड या मतलब क्लाउड या जीपीयू अवेलेबल है ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आपको जब एआई चाहिए तो आप ऑफलाइन यूज़ के लिए, आपके ऑफलाइन यूज़ के लिए मोबाइल या एम्बेडेड डिवाइसेस में क्विक या लाइट इंफ्रेंस के लिए, प्राइवेसी के लिए, तो आपको भाई ये एसएलएम मॉडल चाहिए, है ना। अब इसका वर्कफ्लो समझते हैं। सबसे पहले आता है अपना अपना इनपुट प्रोसेसिंग। अब इनपुट प्रोसेसिंग कैसा होता है कि भाई यूजर का टेक्स्ट या इंस्ट्रक्शन सबसे पहले एसएलएम के लिए इनपुट लेयर में आता है, जस्ट लाइक एलएलएम, दूसरा कुछ नहीं। उसके बाद आता है अपना कॉम्पैक्ट टोकनाइजेशन। एसएलएम ना टोकनाइज मतलब एसएलएम टोकनाइजेस इनपुट इनटू स्मॉल चंक्स। जो भी इनपुट आएगा ना उसको स्मॉल चंक्स में उसको टोकनाइज कर देगा हाईली ऑप्टिमाइज्ड वे में। बट कैसे टोकनाइज करेगा, ऑप्टिमाइज एकदम हाईली ऑप्टिमाइज्ड वे में, ताकि मेमोरी यूसेज कम हो। ये सेम काम एलएलएम करता है लेकिन एसएलएम का टोकनाइजर जनरली कस्टम ऑप्टिमाइज्ड होता है। उसके बाद आता है अपना ऑप्टिमाइज्ड एम्बेडिंग्स। अब उसमें क्या होता है कि टोकन्स को ना कन्वर्ट होते हुए न्यूमेरिकल वेक्टर्स में, मतलब टोकन्स जो है ना वो न्यूमेरिकल वेक्टर्स में कन्वर्ट होते हैं। ये वेक्टर्स बनते हैं इनपुट, ये जो वेक्टर्स होते हैं ना वो बनाते हैं इनपुट का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। जो भी इनपुट हम डालते हैं ना उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं। लेकिन यहाँ भी ऑप्टिमाइजेशन होती है ताकि वेक्टर्स छोटे हैं और फास्ट कंप्यूट हो सके। उसके बाद आता है अपना एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मर। अब एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मर कैसा है कि ये स्टेज कोर इंजन होता है एसएलएम का, जो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर यूज करता है लेकिन लाइट वेट वर्जन में। मतलब फ्यूअर लेयर्स, छोटी अटेंशन हेड्स और लेस पैरामीटर्स, बट स्टिल कैपेबल इनफ टू अंडरस्टैंड इन्फर एंड रिस्पॉन्ड, है ना। अब इस दोनों का मतलब इस प्रोसेस के बाद में ब्रांच में कन्वर्ट होता है। सबसे पहला आता है अपना मॉडल क्वांटाइजेशन एंड मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन। मॉडल क्वांटाइजेशन में क्या होता है कि वेट्स को कंप्रेस किया जाता है ताकि साइज और कंप्यूट दोनों कम हो जाए।
अब मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन में कैसा होता है कि मॉडल को ना, मतलब मॉडल रन टाइम के दौरान मेमोरी को ना स्मार्टली मैनेज करता है, कैचिंग हो गया, पैरामीटर ट्यूनिंग हो गया, एटसेट्रा, उस हिसाब से। अब इन दोनों को मर्ज करके ना एज डिप्लॉयमेंट होता है। अब ये दोनों प्रोसेस, मतलब ये जो दो प्रोसेस है ना, वो मर्ज होते हैं फाइनल डिप्लॉयमेंट स्टेज में, जहाँ मॉडल या तो मोबाइल पे, ब्राउजर पे या किसी एज डिवाइस पे रन करता है ना। उसके बाद आता है अपना आउटपुट जनरेशन। अब आउटपुट जनरेशन का है, आखिर में मॉडल रिस्पॉन्स जनरेट करता है, जो छोटा, फास्ट और लोकली प्रोसेस्ड हो। इन शॉर्ट पूरा एसएलएम इस तरह से काम करता है भाई। अब इसके रियल लाइफ उसके समझाता हूँ, देखो सिनेरियो, और उसके एसएलएम हेल्प कैसे करता है उसी सब समझाता हूँ, है ना। देखो सिनेरियो पहला ये है कि अगर मोबाइल असिस्टेंट है तो एसएलएम कैसे हेल्प करेगा कि फास्ट रिप्लाई विथ नो क्लाउड लैग। अगर आईओटी डिवाइसेस है तो लोकल इंस्ट्रक्शन पार्सिंग करेगा। ऑन डिवाइस प्राइवेसी है तो नो एक्सटर्नल डेटा लीक। कॉस्ट सेंसिटिव प्रोजेक्ट से तो क्लाउड फ्री इंस्टेंस है इसका, मतलब एसएलएम ऐसे हेल्प करेगा। एम्बेडेड एआई है सिनेरियो, तो एसएलएम हेल्प कैसे करेगा, लाइट वेट एआई इन रोबोटिक्स या गैसेस हिसाब से वो हेल्प करेगा। अब एज अ एग्जांपल प्रॉम्प्ट में आपको देता हूँ, मैंने एक प्रॉम्प्ट देगा सजेस्ट 3 हेल्दी स्नैक्स, तो एसएलएम रिस्पॉन्स क्या देगा, आलमंड्स, ग्रीक योगर्ट एंड फ्रूट सलाड, है ना। इस फॉर्म से आपको डिटेल में समझ, मतलब बेसिक में अंडरस्टैंडिंग आई होगी। मैं वापस से बोलता हूँ, देखो सजेस्ट 3 हेल्दी स्नैक्स, तो एसएलएम रिस्पॉन्स क्या देगा, आलमंड्स, ग्रीक योगर्ट एंड फ्रूट सलाड। वो एक्स्ट्रा के कुछ सेंटेंसेस ऐड नहीं करेगा उसके अंदर, यस थ्री हेल्दी, दिस 3 हेल्दी स्नैक्स आर दिस 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 एंड दैट दैट दैट। ये कुछ नहीं, सिर्फ वो नाम दे देगा, जिससे कि क्या फास्ट, क्लीन, नो सर्वर कॉल, बस डिवाइस पे रिस्पॉन्स आ जाएगा आपका। अब एस एल एम एंड एल एल एम का कंपेरिजन करें तो भाई पैरामीटर्स जो है इनके, मतलब पैरामीटर्स जो है वो एल एल एम का बिलियंस में है, एस एल एम का मिलियंस में। रिसोर्स यूसेज हाई है एल एल एम का और एस एल एम का लो है। डिप्लॉयमेंट कहाँ है एल एल एम की, क्लाउड या सर्वर पे, एस एल एम का है मोबाइल एज पे। अभी आइडियल किसके लिए है, एल एल एम आइडियल है हैवी टास्क और कॉम्प्लेक्स चैट्स के लिए, बट एस एल एम किसके लिए है, क्विक टास्क हो गया, प्राइवेट यूसेज हो गया, उसके लिए एस एल एम यूज करते हैं। अगर एस एल एम का मतलब, उसकी तरफ से एस एल एम का फ्यूचर में क्या मतलब, क्या हो सकता है एस एल एम का, देखो जब एआई को एक्सेसिबल, अफोर्डेबल और प्राइवेट बनाना हो ना भाई, तो ऐसा तब एस एल एम सबसे परफेक्ट मॉडल है। आपको हर जगह जीपीयू पावर की जरूरत नहीं होती। स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉचेज, इवन योर ईयरफोन्स में भी छोटा एआई रन हो सकता है, थैंक्स टू दी एस एल एम, है ना। नेक्स्ट आता है अपना एम एल एम मॉडल। अब हम बात करेंगे एम एल एम मॉडल के बारे में। भाई ये एक ऐसा एआई मॉडल है ना जिसका काम है मिसिंग वर्ड्स को ढूंढना और प्रेडिक्ट करना, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप व्हाट्सएप में टाइप करते हो और प्रेडिक्टिव टेक्स्ट आता है। मॉडल का नाम है एम एल एम भाई, इसका फुल फॉर्म है मास्क लैंग्वेज मॉडल। अब इसका काम क्या होता है ना। ये एक ऐसा डीप लर्निंग एनएलपी मॉडल है जो लैंग्वेज को कंटेक्स्ट के बेस पर प्रेडिक्ट करता है। जब इनपुट सेंटेंस में कुछ वर्ड्स इंटेंशनली छुपा दिए जाते हैं, मतलब, तो एमएलएम उस मिसिंग पार्ट को समझने की कोशिश करता है यूजिंग द सराउंडिंग कंटेक्स्ट, है ना। एमएलएम का मेन काम ये है। अब इसकी रियल वर्ल्ड, मतलब जो भी रियल वर्ल्ड है ना, उसकी एनालॉजी अगर मैं आपको बताऊँ तो लो भाई, मान लो सेंटेंस है, एक सचिन तेंदुलकर इज अ लेजेंडरी डैश, है ना। अब यहाँ डैश मिसिंग है, तो एमएलएम ये प्रेडिक्ट करेगा कि ये जगह पर क्रिकेटर, बैट्समैन या कोई और सुटेबल वर्ड होना चाहिए बेस्ड ऑन बाकी सेंटेंस में, उसके आजू बाजू जो भी कंटेक्स्ट है उसके हिसाब से। अब इसका वर्कफ्लो समझते हैं ना मैम। देखो टेक्स्ट इनपुट है पहला तो, यूजर एक सेंटेंस या पैराग्राफ प्रोवाइड करता है, एग्जांपल द ताजमहल इज लोकेटेड इन डैश, है ना। अब टोकन मिसिंग, मतलब टोकन मास्किंग है अपना सेकंड प्रोसेस। तो उसके अंदर क्या होता है कि कुछ रैंडम टोकन या वर्ड्स को डैश सिंबल से रिप्लेस कर दिया जाता है, मतलब जो भी डैश अपना खाली जगह है ना, तो कुछ रैंडम टोकन्स हो गए या वर्ड्स हो गए ना, उसको उसी जगह पे रिप्लेस किया जाता है। तो ये इंटेंशनली किया जाता है सो द मॉडल लर्न्स हाउ टू गैस मिसिंग वर्ड्स पे। ये ना इंटेंशनली उस डैश को फिल कर देते हैं ताकि वो ना मॉडल लर्न कर सके भाई, उसको गैस कर सके कि मिसिंग वर्ड है कौन सा। उसके बाद आता है अपना एम्बेडिंग लेयर। अब एम्बेडिंग लेयर में क्या होता है कि भाई जो भी मार्क्स टेस्ट के पास होता है ना, मतलब जो भी मार्क्स टेस्ट ऊपर जो पास होता है एम्बेडिंग लेयर से, जहाँ हर वर्ड को न्यूमेरिकल वेक्टर में कन्वर्ट किया जाता है ना। एम्बेडिंग लेयर का वही काम है, देखो ऊपर से जो भी आउटपुट है ना उसको न्यूमेरिकल वेक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं। ये एम्बेडिंग कंटेक्स्ट और पोजीशन दोनों को ध्यान में रखता है ना।
उसके बाद आता है अपना लेफ्ट कंटेक्स्ट और राइट कंटेक्स्ट। अब लेफ्ट लेफ्ट कंटेक्स्ट का सीन कैसा है कि मास्क के पहले के जो भी वर्ड्स का मीनिंग समझा जाता है, मतलब मास्क के जो भी पहले के वर्ड्स है ना इनपुट में मैंने दिया है उसका मीनिंग समझते हैं। और राइट कंटेक्स्ट का मीनिंग, मतलब राइट कंटेक्स्ट क्या काम करता है कि मास्क के बाद के वर्ड्स का भी एनालिसिस होता है। इन शॉर्ट लेफ्ट कंटेक्स्ट में जो भी मास्क वर्ड्स होते हैं ना उसके पहले के जो भी वर्ड्स है ना उसका मीनिंग समझते हैं। और राइट कंटेक्स्ट में कैसा होता है कि जो भी मास्क वर्ड्स के बाद जो भी वर्ड्स आएंगे ना उसका भी एनालिसिस करते हैं। अब इन दोनों को मर्ज करके बाई डायरेक्शनल अटेंशन बनता है। अब इस बाई डायरेक्शनल अटेंशनल नोड का काम क्या है कि यहाँ पे ना मॉडल दोनों डायरेक्शन से अटेंशन अप्लाई करता है, जिससे लेफ्ट प्लस राइट दोनों का, है ना, जिससे पूरा सेंटेंस का जो कंटेक्स्ट होता है ना वो समझ में आ जाता है। यही बाई डायरेक्शनल अंडरस्टैंडिंग एमएलएम का पावर पॉइंट है भाई। ये जो दोनों की अंडरस्टैंडिंग है ना बाई डायरेक्शनल, ये एमएलएम का अपना पूरा का पूरा पावर पॉइंट है भाई। मतलब है, पावर है भाई। बाद में आता है अपना मास्क टोकन प्रेडिक्शन, है ना। अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि मॉडल प्रेडिक्ट करता है कि हाँ वो डैश की जगह कौन सा वर्ड बेस्ट फिट करेगा, और प्रेडिक्शन के साथ कॉन्फिडेंस स्कोर भी जनरेट होता है इसके अंदर। उसके बाद आता है अपना फीचर रिप्रेजेंटेशन। और फीचर रिप्रेजेंटेशन में कैसा होता है कि देखो आखिर में ना पूरे सेंटेंस के सिमेंटिक फीचर्स एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये यूज होते हैं डाउनस्ट्रीम टास्क जैसे क्लासिफिकेशन हो गया, क्वेश्चन एंड आंसरिंग हो गया, समराइजेशन हो गया, एक्सेट्रा, उन चीज़ों में काम में आता है। तो इन शॉर्ट आपके पास एमएलएम का काम क्या है। अब एमएलएम काम कैसे करता है कि देखो आपको सेंटेंस दिया, अगर कोई मिसिंग वर्ड है ना तो मिसिंग वर्ड में वो सबसे पहले दो तीन वर्ड्स डालेगा ताकि वो ना समझ सके उसका मीनिंग क्या है। मिसिंग वर्ड्स को ढूंढने की वो मीनिंग ट्राई करेगा। वो बस वही प्रोसेस करते 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 वो लेफ्ट कंटेक्स्ट और राइट कंटेक्स्ट में जाता है। लेफ्ट कंटेक्स्ट में मास्क वर्ड्स के पहले के सारे वर्ड्स को एनालाइज करते हैं, और राइट कंटेक्स्ट में उसके आगे आगे के वर्ड्स को एनालाइज करता है। बाद में इन दोनों का आउटपुट को मर्ज करके बाय डायरेक्शनल अटेंशन लेता है। उस बाय डायरेक्शनल अटेंशन से वो मार्क्स टोकन प्रेडिक्ट करता है कि हाँ भाई कौन सा टोकन किसके अंदर डालना चाहिए, क्या कौन सा वर्ड वो डैश के अंदर हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है अपना फीचर रिप्रेजेंटेशन, है ना। अब एमएलएम का आप रियल लाइफ में कैसे यूज कर सकते हो, जैसे कोई मैं एप्लीकेशन लूँ ऑटो कंप्लीट का, तो एमएलएम कैसे यूज करेगा कि भाई टाइपिंग सजेशंस इन कीबोर्ड। अगर सर्च इंजिन में करूँ तो भाई क्वेरी प्रेडिक्शन में काम आ सकते हैं। अभी चैटबॉट्स में लूँ तो कंटेक्चुअली स्मार्ट रिप्लाईज दे सकता है वो। अगर प्री ट्रेनिंग एलएलएम करूँ तो भाई जीपीटी, बर्ट, सब यही से सीखते हैं, है ना। अब एक रियल प्रॉम्प्ट के साथ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखो जैसे कि मैंने इनपुट दिया इंडिया कैपिटल सिटी इज डैश। अब एमएलएम आउटपुट क्या देगा, दिल्ली विथ 98% कॉन्फिडेंस। इनपुट में दूसरा भी देता हूँ, चलो एप्पल इज लॉन्चिंग अ न्यू डैश नेक्स्ट मंथ। अभी एमएलएम आउटपुट क्या देगा, आईफोन देगा, प्रोडक्ट देगा, डिवाइस देगा, ऐसा आउटपुट देगा वो, है ना। अब एमएलएम एनएलपी में मैटर क्यों करता है ना। देखो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग होती है इसकी। एमएलएम जो भी है ना कंटेक्स्ट को दोनों साइड से समझता है बेटर कॉम्प्रिहेंशन के लिए। उसके बाद आता है अपना फाउंडेशनल रोल। ऑलमोस्ट हर मॉडल मॉडर्न लैंग्वेज जो भी है ना, मतलब मॉडर्न लैंग्वेज मॉडल का बेस ट्रेनिंग एमएलएम के थ्रू ही होता है। जैसे बर्ट हो गया, बर्ट फैमिली जो भी है ना, उनका जो बेस ट्रेनिंग होता है वो एमएलएम के थ्रू ही होता है। बाद में आता है अपने स्मार्ट प्रेडिक्शंस, यूजफुल इन सिचुएशंस जहाँ आपको फिल इन द ब्लैंक स्टाइल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, इसलिए इन शॉर्ट एमएलएम का मॉडल ये है। उसके बाद आता है अपना सैम मॉडल। तो अब हम बात करेंगे एस एम मॉडल के बारे में, है ना। ये एक ऐसा एआई मॉडल है जो किसी भी इमेज में कुछ भी एक्यूरेटली कट करने, मतलब कि कोई भी इमेज के अंदर एक्यूरेटली कट करके दिखाने की कैपेबिलिटी रखता है ना। इसका फुल फॉर्म है सेगमेंट एनीथिंग मॉडल। सेगमेंट एनीथिंग नाम से ही पता चल गया होगा, कुछ भी कभी भी ऑटोमेटिकली, है ना। तो भाई ये सैम होता क्या है भाई, ये ना एक ऐसा फाउंडेशनल मॉडल है जिसे मेटा फेसबुक ने डेवलप किया है, जिसका काम है इमेज के किसी भी पार्ट को अलग से आइडेंटिफाई करके एक्सट्रैक्ट कर देना बिना स्पेसिफिक ट्रेनिंग के। चाहे आपको एक छोटी सी बोतल आइडेंटिफाई करनी हो या एक ट्री के पीछे छुपा हुआ डॉग, है ना, सेम डिटेक्ट करेगा उसको कट, मतलब उसको सेगमेंट में करके आपको हाईलाइट करके दिखाएगा। अब सैम बनाया क्यों गया है ना, वाई वो सैम क्रिएटेड। देखो भाई इतना पावरफुल मॉडल क्यों बनाया गया, सिंपल रीजन है। इमेज प्रोसेसिंग के टास्क बहुत डाइवर्स हो गए हैं। मैनुअल ऑटोमेशन, मतलब मैनुअल एनोटेशन जो भी है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। ह्यूमन चाहिए था एक जनरल पर्पस सेगमेंटर, मतलब हमें चाहिए था एक जनरल सेगमेंट पर्पस जिससे आप सिर्फ प्रॉम्प्ट दो और एआई पूरा काम कर दे, है ना। तो मेटा ने बोला भाई
लेट्स बिल्ड वन मॉडल दैट कैन सेगमेंट एनीथिंग इवन इफ इट हैजंट सीन इट बिफोर। और तब बन गया है अपना SAM। अब इसका ना वर्कफ्लो समझाते हैं आपको। देखो इसका डुअल इनपुट है। सबसे पहले आता है अपना प्रॉम्प्ट इनपुट और उसके बाद आता है अपना इमेज इनपुट। अब इमेज इनपुट में जैसे कोई फोटो या सीन हो गया, प्रॉम्प्ट इनपुट या टेक्स्ट या क्लिक या बाउंडिंग, है ना। VLM जैसा ही है इन शॉर्ट थोड़ा थोड़ा। अब प्रॉम्प्ट बोलता है AI को, भाई भाई मुझे ये ऑब्जेक्ट ढूंढ के से मतलब इस ऑब्जेक्ट को मेरे को ढूंढ के दिखा दो। तो सैम क्या कहता है, भाई लो भाई तुरंत क्रॉप कर दिया, ले लो भाई एंजॉय। अब इसके बाद आता है अपना प्रॉम्प्ट एनकोडर, है ना, जो प्रॉम्प्ट इनपुट से कनेक्टेड होगा। अब प्रॉम्प्ट एनकोडर का काम है कि प्रॉम्प्ट चाहे क्लिक हो, बाउंडिंग बॉक्स हो या फ्री टेक्स्ट, ये एनकोडर उस प्रॉम्प्ट को ना मशीन रीडेबल बनाता है। बेसिकली क्या ढूंढना है ना, उस टाइप से। उसके बाद आता है अपना इमेज इनकोडर। अब इमेज इनकोडर का काम है कि इमेज को ना एक विजन ट्रांसफॉर्मर या CNN के थ्रू एनकोड किया जाता है, ताकि उसमें से सारी फीचर्स निकाले जा सके। कलर हो गया, एज, टेक्सचर, एक्सेट्रा। अब इन दोनों को मर्ज करके आता है अपना इमेज एम्बेडिंग। अब इस प्रोसेस का काम क्या है ना, प्रॉम्प्ट एनकोडर और इमेज इनकोडर का जो भी आउटपुट होता है ना, वो एक जगह मर्ज होता है इधर इमेज एम्बेडिंग में। यही से मॉडल को पूरी समझ मिलती है कि इमेज में क्या है और यूज़र को क्या चाहिए। इमेज एम्बेडिंग यही बताता है कि पूरा मॉडल को कि भाई इमेज में क्या है और क्या चाहिए। उसके बाद इससे भी इसके भी ब्रांच बनते हैं, जो क्या आता है मास्क डिकोडर और फीचर कोरिलेशन। तो मास्क डिकोडर का काम क्या है, ये पार्ट ना जनरेट करता है एक्चुअल सेगमेंटेशन मास्क, मतलब वो शेप जो आप हाईलाइट करवाना चाहते हो, है ना। और फीचर कलेक्शन कोरिलेशन का काम क्या होता है कि भाई ये देखता है कि इमेज के कौन से पिक्सल्स यूजर के प्रॉम्प्ट से रिलेट कर रहे हैं। ये फीचर कोरिलेशन का काम है ना। इन बाद में इन दोनों का मर्ज होकर आता है अपना सेगमेंटेशन आउटपुट। अब सेगमेंटेशन आउटपुट क्या दिखा रहा है, देखो, मास्क डिकोडर और फीचर कोरिलेशन। मास्क डिकोडर और फीचर कोरिलेशन के बाद ना ये मॉडल देता है के बाद मतलब इन दोनों के बाद ना मॉडल देता है आपको फाइनल सेगमेंटेशन आउटपुट, जो कि ये लास्ट है। मतलब एक इमेज जिसमें सिलेक्टेड पार्ट एक्यूरेटली हाईलाइट होते हैं विथ बाउंड्रीज, प्रिसीजन एंड ट्रांसपेरेंसी। इन शॉर्ट बताओ, इन दोनों का जो भी इनपुट होगा, मतलब जो भी आउटपुट आएगा ना, तो सेगमेंटेशन आउटपुट ना आपको एक इमेज प्रोवाइड करेगा, उस चीज को हाईलाइट करके, है ना, विथ बाउंड्रीज, प्रिसीजन एंड ट्रांसपेरेंसी। इन शॉर्ट सेम मॉडल का जो भी है, मेन चीज क्या है कि ये भाई ना आपको इमेज जनरेट करके देगा, उस चीज को सेगमेंट करके। मतलब सपोज कि मेरे को देख चाहिए कि मेरे को इस इमेज के अंदर मेरे को डॉग चाहिए, तो वो क्या करेगा कि इमेज फॉरवर्ड करेगा, उस डॉग को प्रिसाइजली हाईलाइट करके, हाँ भाई ये इमेज में आपका ये डॉग है। इन शॉर्ट इस मॉडल का ये काम है। अब इसके एग्जाम्पल सीनेरियोस बताओ रियल लाइफ यूज केसेस के, तो कैसे कि भाई ई कॉमर्स में हो गया, तो प्रोडक्ट बैकग्राउंड या प्रोडक्ट बैकग्राउंड अगर रिमूव करना हो तो उसके काम आता है। वीडियो एडिटिंग हो गई तो ऑटो ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड कटआउट में काम आता है। मेडिकल इमेजिंग में ट्यूमर या ऑर्गन ऑटो सेगमेंट में काम आता है। ग्राफिक डिजाइन में इंस्टेंट कटआउट फॉर फोटो एडिटिंग उसमें काम आता है ना। अब एक प्रॉम्प्ट, दो प्रॉम्प्ट के साथ मैं आपको समझाता हूँ। पहला एग्जांपल है प्रॉम्प्ट का, यूजर क्लिक्स ऑन अ डॉग इन द इमेज, सेम आउटपुट, डॉग ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाता है विद क्लीन मास्क। बाद में हम दूसरा प्रॉम्प्ट देते हैं कि भाई यूजर ड्रॉज रेक्टेंगल अराउंड द लैपटॉप, है ना, तो लैपटॉप की एग्जैक्ट शेप है ना ऐसे हम दे देगा, जैसे कि एक्सट्रैक्ट मतलब लैपटॉप की ना जो भी शेप है ना वो एग्जैक्टली एक्सट्रैक्ट हो जाती है ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ। अब सेम डिफरेंट क्यों है भाई अदर सेगमेंटेशन मॉडल्स से, है ना। ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट सेम में जीरो भाई, जीरो शॉट कैपेबिलिटी है। प्रॉम्प्ट सपोर्ट में हाँ, यस सपोर्ट है। जनरलाइजेशन पावर हाई है इसकी। रियल टाइम इन्फ्रेंस भाई फास्ट है इससे ट्रेडिशनल मॉडल्स से। अब सैम गेम चेंजर क्यों है भाई, है ना। बिल्ड वंस यूज एनीवेयर भाई, इसका ऐसा है, बिना रीट्रेनिंग के हर जगह अप्लाई हो सकता है। वर्क्स ऑन अनसीन ऑब्जेक्ट्स, इवन अगर मॉडल के कभी नहीं मतलब इवन अगर मॉडल ने कभी नहीं देखा फिर भी सेगमेंट कर सकता है बाद में। बस यही है गेम चेंजर इसके लिए, है ना। तो भाई आई होप भाई आप लोगों को ना थोड़ा सा बेसिक, मतलब देखो भाई मैंने भी इतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं किया होगा, मेरे को भी पता है ना। बट आई होप वो बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आ ही चुकी होगी भाई, है ना, कि भाई ये सारे मॉडल्स एटलीस्ट काम कैसे करते हैं, कि आप लोग कुछ बता पाओगे लोगों को कि हाँ कि भाई LLM के बारे में अगर आपको किसी ने पूछेंगे आप बेसिक में बता पाओगे नहीं ये ऐसे ऐसे काम करता है। LCM के बारे में पूछा तो आप बता पाओगे कि नहीं ये ऐसे ऐसे काम करता है। सैम के बारे में पूछा तो आप बता पाओगे ऐसे ऐसे काम करता है ना। तो आई होप आपको बेसिक से बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ चुकी होगी
ये टॉप एआई मॉडल आर्किटेक्चर्स के बारे में, क्योंकि इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप तो बस लोगों का क्या कि प्रॉम्प्ट देंगे आ जाएगा सामने, बट उसके पीछे की बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है भाई, वो सब पता तो होना चाहिए ना। इसलिए भाई आई होप आपको आ चुका होगा सब, थोड़ा सा 100% भी नहीं बोल रहा मैं, 10% 20% आपको समझ में तो आ ही चुका होगा, है ना। तो लेट्स गो भाई, थैंक यू। आई होप आपको बेसिक में बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ चुकी होगी कि भाई ये जो 8 AI के स्पेशलाइज्ड मॉडल्स हैं ना, आपको समझ आ चुके होंगे। एटलीस्ट आप 10% 20% 50% तक भी जितना मैंने समझाया है ना, आप समझ गए होंगे, है ना। आप लोगों को बता पाओगे भाई, नहीं भाई अगर आपसे कि आपको किसी ने पूछा कि भाई LLM काम कैसे करता है, आप बता पाओगे कि एटलीस्ट हाँ भाई LLM का पीछे का प्रोसेस पूरा ये है, SAM का पीछे का प्रोसेस पूरा ये है, VLM के मॉडल का पीछे का प्रोसेस पूरा ये है ना। तो भाई इस वीडियो का मेन इंटेंशन यही था कि आपको बस बैकग्राउंड में आपको जानकारी देना चाहता था कि भाई हाँ ये सारे मॉडल्स काम कैसे करते हैं आपके, है ना। तो भाई वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। भाई देखो कल ही मैंने यूट्यूब में अपना चैनल का वो डिस्क्रिप्ट में क्या बोलता है डिटेलिंग देखी थी भाई, 97% लोगों ने भाई नॉन सब्सक्राइब वाले भाई जिन्होंने मेरे वीडियोस देखे फर्स्ट। भाई क्यों भाई, कर दो भाई, भाई का इतना हो जाएगा थोड़ा बहुत, है ना। सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। आपको कमेंट कर देना मतलब इन शॉर्ट कि आपको कौन से AI का वीडियो चाहिए नेक्स्ट में, है ना। तो भाई चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं जा रहा हूँ अगले वीडियो की स्क्रिप्ट बनाने के लिए, कौन सा वीडियो पर भाई सोचना तो पड़ेगा ना, है ना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भाई, सब्सक्राइब को ऐसे ना ठोक दो, पूरा का पूरा ठोकते जाओ ठोकते जाओ ठोकते जाओ। एंड फाइनली एंड में म्यूजिक प्रकट हुई है।